हैप्पी दीपावली माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टडी करेंगे रियल एनालिसिस। जैसा कि आपको पता भी है कि आज का जो हमारा डे है उसके अंदर हम रियल एनालिसिस की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो रियल एनालिसिस के अंदर यदि हम टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे जो है हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस की। क्या है, रियल एनालिसिस के अंदर हम जो है अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक सीक्वेंस। और सीक्वेंस से यदि हम बात करें तो CSIR नेट एग्जाम में क्वेश्चन आपका पुटअप किया जाता है सीक्वेंस और सीरीज से। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सीक्वेंस और सीरीज का क्वेश्चन आपसे पुटअप ना किया गया है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा टॉपिक है इसलिए हमने उठाया है। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले सीक्वेंस, जैसे कि सीक्वेंस का जो नोटेशन है आपकी मर्जी, आप इस तरीके से कर सकते हैं या फिर जो है इस नोटेशन के अंदर एलिमेंट आप डाल सकते हैं या फिर जो है आप इस तरीके से भी नोटेशन दे सकते हैं या फिर जो है सीक्वेंस का जो नोटेशन इसके एलिमेंटों को इस तरीके से भी आप फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल जो मैक्सिमम यूज होता है या फिर ये नोटेशन या फिर ये नोटेशन। मतलब कोई आपको लिखना है, सीक्वेंस को हम क्या करते हैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो A हो गया या फिर B हो गया, C हो गया, बट उसके एलिमेंट सीक्वेंस के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से जो है रिप्रेजेंट करते हैं यदि लिखना होगा इस तरीके से। तो यदि ऐसा नहीं लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो है देखिए, जैसा कि हमने एक बनाया सीक्वेंस, मतलब नेचुरल नंबर ले लिया 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये हमारा क्या है, नेचुरल नंबर का एक सीक्वेंस हो गया है। और ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है। और इसको हम सीक्वेंस फॉर्म देना चाहते हैं तो इसको हम दे देते हैं SN। ठीक है, और सीक्वेंस का पहला मेंबर कितना है 1, सीक्वेंस का दूसरा मेंबर कितना है 2, सीक्वेंस का तीसरा मेंबर कितना है 3, सीक्वेंस का चौथा एलिमेंट क्या है 4, सीक्वेंस का पांचवा एलिमेंट क्या है 5 और सीक्वेंस का 100वां एलिमेंट क्या होगा 100। ठीक, तो ये किस तरीके से चल रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा। क्या, असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा, या फिर हम यूं कहें कि ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। ठीक है, ये तो सीक्वेंस हो गया। यदि यहाँ पे जो है हम ये ले लेते हैं 1/n, क्या है 1/n ले लेते हैं। और ये जो है 1/n क्या होगा, नेचुरल नंबर है, क्या होता है 1 2 लेके चलते हैं। और सीक्वेंस के पास कितने मेंबर होते हैं, सीक्वेंस के पास ऑलवेज एलिफ नोट मेंबर होते हैं, मतलब काउंटेबल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 1/n है और जो ये n है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब पहला एलिमेंट लेना है यानी जी को 1 पुट कीजिए, सीक्वेंस का पहला एलिमेंट मिल जाएगा। सीक्वेंस का दूसरा मेंबर आपको जज करना है तो यानी जी को आप 2 ले लीजिए। सीक्वेंस का तीसरा मेंबर आपको जज करना है, देखना है कि कौन सा एलिमेंट होगा, यानी जी को 3 रख दीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये मिलेगा आपको 1 1/2 1/3 1/4 1/5 प्लस अप टू सो 1, सॉरी प्लस अप टू सो 1 नहीं, अप टू सो 1। ठीक है, 1 1/2 1/3 1/4 1/5 अप टू सो 1। अब यहाँ पे ये तो सीक्वेंस की बात रही। अब यहाँ पे कभी कभी जो है रेंज सेट आपको देखने को मिलता है। क्या, कभी कभी आपको रेंज सेट देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब सीक्वेंस रेंज सेट का जो एलिमेंट होता है वो सीक्वेंस का ही एलिमेंट होता है, बट यहाँ पे रेंज सेट में सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट ऐसा है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है वो आपके रेंज सेट में नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है तो एक ही बार वो रेंज सेट में लिखा जाएगा। ठीक है, तो रेंज सेट की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे यदि हम डिस्कस करें तो वो ये होता है, जो रेंज सेट होता है वो होता है द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड द रेंज सेट ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंटों की ये कलेक्शन होती है, कौन, रेंज सेट। ठीक है, यदि यहाँ पे जो है कोई हम एग्जाम्पल लें, और एग्जाम्पल तो अभी हमने लिया था, बट यहाँ पे यदि हम ले लें 1/n और 1/n इसके एलिमेंट कौन कौन है, 1 1/2 1/3 अप टू सो 1। अब इसका कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा,
क्या इस सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसका मतलब जो रेंज सेट इसका होगा, रेंज सेट के अंदर ये टोटली एलिमेंट जाएंगे। क्या है, इस सीक्वेंस के रेंज सेट की यदि हम बात करें तो टोटली एलिमेंट इसके रेंज सेट में जाएगा। दैट मीन्स 1, 1/2, 1/3 अप टू 1, ये सारे के सारे एलिमेंट चले जाएंगे। और इसको यदि हम काफ़ी अच्छे तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इस तरीके से भी आप छोटे फॉर्म में कर सकते हो, ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों की सेम मीनिंग है। मैथमेटिक्स को सोल्व करना इजी है, बट मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को पकड़ना ये आपके लिए इजी नहीं है। बट यदि आपने मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को पकड़ लिया तो मैथमेटिक्स आपके लिए लाइक एज गेम हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जो है सीक्वेंस ये रहा। रेंज सेट के अंदर हमने अभी बताया सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंटों की कलेक्शन होती है। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सभी के सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, तो सभी के सभी कहाँ पे जाएंगे, रेंज सेट के अंदर जाएंगे। रेंज सेट आपका ये हो जाएगा, किसका, इस सीक्वेंस का। अब यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है, अनदर एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए सीक्वेंस SN हमने लिया -1 की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये सीक्वेंस दिया। और इस सीक्वेंस को यदि हम एक्सपैंड करके लिखे मीन्स n = 1, n = 2, n = 3 प्लस 1, 2, 3 इस तरीके से नेचुरल नंबर यदि हम पुटअप करते जाएंगे तो स्टेप बाय स्टेप इस सीक्वेंस के एलिमेंट भी हमें मिलते जाएंगे। लेकिन हमें पता है कि जब n की वैल्यू इवन होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, और जब n की वैल्यू ओड होगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1। दैट मीन्स n = 1 इज अ ओड नंबर, और ये स्टार्टिंग किससे होगी, -1 से होगी। फिर n = 2 पे -1 की पावर 2 तो ये हो जाएगा 1, फिर -1, फिर प्लस का 1, फिर -1, फिर प्लस का 1 अप टू 1। ये प्रोसेस हमारा चलता रहेगा, कभी भी एंड नहीं होगा। क्या है, कभी भी एंड नहीं होगा। और एलिफ नोट का मतलब ये काउंटेबली इनफाइनाइट है। क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, बट वो काउंटेबल तो है, डिनोमरेबल है तो काउंटेबल तो है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके पास ये कितने टाइम चलेगा, एलिफ नोट टाइम। इसके पास मेंबर की यदि हम बात करें तो एलिफ नोट मेंबर है। क्या है, एलिफ नोट मेंबर है। ठीक है, सीक्वेंस के पास एलिफ नोट मेंबर होते हैं। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस को हमने एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिखा। और रेंज सेट यदि हम बात करें इस सीक्वेंस की तो आप ही बता दीजिए कि क्या होगा इसका रेंज सेट। आपको पता है कि यहाँ पे जो रेंज सेट है इसके पास -1 और 1 क्या हो रहा है, बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। क्या है, ये जो है आपका बार बार रिपीट हो रहा है, और बार बार रिपीट हो रहा है तो इसके अंदर जो है रेंज सेट में सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही डाले जाते हैं। और यहाँ पे डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ -1 और 1 है। बाकी यही दो एलिमेंट क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस जो रिपीट हो रहे हैं ये हमें लिखना नहीं है, जो डिस्टिंक्ट है उसी को लिखना है। मतलब -1 1 लिख सकते हैं, या फिर जो है 1 पहले कर दीजिए, -1 बाद में कर दीजिए, इससे तो कोई बेनिफिट नहीं है। और यहाँ पे जो है कोई चेंजिंग भी नहीं हो रही है। रेंज सेट के अंदर -1 और 1 दो एलिमेंट जाएंगे, -1 और 1। जैसे आप सेट के अंदर देखते हो वैसा ही यहाँ पे भी होगा। ठीक है, सेट की तरह से ही होगा, चाहे आगे आप एलिमेंट को आगे लिखिए पीछे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये दो क्वेश्चन हो गए। और रेंज सेट के भी बारे में आपने अच्छे तरीके से सीख लिया। जैसे कि यहाँ पे कोई सीक्वेंस ये दे रखा है और इसके अंदर जो है 1 2 3 अप टू 1 इस तरीके से है, और इसके भी हर एक एलिमेंट क्या है, डिस्टिंक्ट है। और यही क्या हो जाएगा, यही जो है आपका रेंज सेट भी हो जाएगा। क्या है, ये एज इट इज यही जो है आपका रेंज सेट में भी जाएगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो है आपने रेंज सेट का डिस्कस कर लिया। अब हम जो है डिस्कस करते हैं बाउंड्स ऑफ अ सीक्वेंस। अब यहाँ पे जो है कोई सीक्वेंस है उसका यदि हम बाउंड सीख लें तो कुछ हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। कब हेल्पफुल रहेगा, जब हम कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस की स्टडी करेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे जो बाउंडेडनेस के बारे में हम सीक्वेंस के सीखेंगे कि वो बाउंडेड अबव है, बाउंडेड बिलो है, क्या वो बाउंडेड है या नहीं है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम अपना टॉपिक पे आते हैं। कन्वर्जेंट कैसे चेक करेंगे, किसी भी सीक्वेंस को कैसे चेक करेंगे कि वो सीक्वेंस हमारी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, और किसी भी सीक्वेंस को हम कैसे चेक करेंगे कि वो हमारा ऑक्सीलेटिंग सीक्वेंस है। और ऑक्सीलेटिंग भी आपका दो टाइप से होगा, फाइनाइट ऑक्सीलेशन और इनफाइनाइट ऑक्सीलेशन, ठीक है, तो वो बाद में डिस्कस की जाएगी। फिलहाल अभी हम जो है यहाँ पे सीखेंगे कि कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड एबव कैसे कही जाएगी। क्या है, बाउंडेड एबव कैसे कही जाएगी। अब देखिए बाउंडेड एबव, अब कोई ऐसी सीक्वेंस हो जाए, क्या है, कोई ऐसा सीक्वेंस जिसके पास कोई ऐसा कांस्टेंट मिल जाए, उस कांस्टेंट से सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट क्या हो, छोटा या फिर उसके इक्वल हो। तो यदि ऐसा होगा तो वो सीक्वेंस हमारा बाउंडेड एबव सीक्वेंस होगा। दैट मीन्स जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट लेस देन इक्वल्स टू एक कोई कांस्टेंट के है, उस कांस्टेंट के से सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट, हर एक मेंबर छोटा या फिर उसके बराबर है, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या है, n जो है हमारा नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। अब यहाँ पे बाउंडेड एबव सीक्वेंस, क्या है, बाउंडेड एबव सीक्वेंस, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यदि हम बात करें सीक्वेंस Sn इज इक्वल्स टू -3 -2 -1, ठीक है, यही हमने मान लीजिए सीक्वेंस उठाया, और क्लियरली हमें पता है कि यहाँ पे यदि हम क्या ले लेते हैं, -3 है, -2 है, -1 है। यदि यहाँ पे हम -1 ले लें, कैपिटल K इज इक्वल्स टू यदि हम -1 ले लेते हैं, तो -1 से इस सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट क्या होगा, छोटा होगा, और जब -1 पे आएंगे तो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जो ये सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस हमारा बाउंडेड एबव है। अब बाउंडेड बिलो इसी एग्जाम्पल से नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसके पास अपर बाउंड्री तो है, लेकिन इस सीक्वेंस के पास कोई भी लोअर बाउंड्री नहीं है। यदि आपने बताया कि इसकी जो लोअर बाउंड्री है -100 है, लेकिन इससे भी आगे जो है और भी नेगेटिव हम -200 लेके आएंगे। यदि आपने -200 दिया तो हम जो है -300 लेके आएंगे, और आपको जो है बार बार फेल करते जाएंगे। दैट मीन्स आपको हार मान लेना होगा कि ये कहना होगा कि ये जो सीक्वेंस है हमारा बाउंडेड बिलो नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये वैसा एग्जाम्पल है, कैसा एग्जाम्पल है, सिर्फ और सिर्फ ये ऐसी सीक्वेंस है जो कि हमारी बाउंडेड एबव है, ठीक है, लेकिन बाउंडेड बिलो नहीं है। तो ये रही आपकी डेफिनेशन बाउंडेड एबव सीक्वेंस की, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की। क्या है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की। अब बाउंडेड बिलो मतलब लोअर बाउंड्री कोई मिल जाए किसी सीक्वेंस की, और उस लोअर बाउंड्री से सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट उसके या तो इक्वल हो या तो उससे बड़ा हो। किसका एलिमेंट, सीक्वेंस का एलिमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि कोई स्मॉल के एग्जिस्ट होता है। क्या है, कोई स्मॉल के जो है उस सेट से एग्जिस्ट होता है, चाहे वो सेट से हो या सेट के बाहर का हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि बाउंड ही देखना है अभी। ये यहाँ पे जो है बाउंड की बात चल रही है, तो वो सीक्वेंस का मेंबर हो सकता है या फिर सीक्वेंस के बाहर का भी मेंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देयर एग्जिस्ट स्मॉल के सच दैट, जो स्मॉल के है, स्मॉल के से सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट बड़ा या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कोई भी ऐसा नहीं है कि एक सीक्वेंस का मान लीजिए 5वां मेंबर इससे ग्रेटर देन हो जाए, कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। n जो है यदि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, क्योंकि सीक्वेंस कितनी टाइम चलती है, एलिफ नोट किसकी कार्डिनलिटी होती है, नेचुरल नंबर की। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है हमेशा आपको सीक्वेंस के अंदर n को जो है कहाँ से बिलोंग करवाना होगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करवाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो k है, k की वैल्यू यदि लेस देन इक्वल्स टू Sn आती है, मतलब Sn क्या है, सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट इस k से बड़ा या फिर इक्वल होना चाहिए। यदि ऐसा है तो वो सीक्वेंस हमारा बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। क्या है, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस है। जैसा कि यदि हम नेचुरल नंबर की बात करें, क्या है, नेचुरल नंबर का यदि हम सीक्वेंस ले लें तो ये जो है हो जाएगा हमारा 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये है।
और यहाँ पे यदि हम लोअर बाउंड्री की बात करें, क्या है, यदि हम स्मॉल के की बात करें तो स्मॉल के इज इक्वल टू हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, 1 से इस सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट क्या है, बड़ा है या फिर 1 के इक्वल। जब 1 पे आएंगे तो 1 के तो इक्वल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या है, ग्रेटर देन है किसका, सीक्वेंस का एलिमेंट। ठीक है, 1 के बाद। और यहाँ पे देखिए इसलिए हमने क्या लगाई है, इक्वलिटी भी लगाई है और लेस देन का साइन भी यूज किया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाउंडेड बिलो। जब क्या होगा, एक ऐसी लोअर बाउंड्री मिल जाए जिससे सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट बड़ा या फिर इक्वल हो। और एग्जाम्पल ये रहा। अब हम जो है तीसरी बात स्टडी करते हैं। बाउंडेड अबव तो हमने स्टडी कर लिया, बाउंडेड बिलो भी स्टडी कर लिया कि किसी भी सीक्वेंस को हम बाउंडेड अबव कैसे चेक करेंगे और किसी भी सीक्वेंस को हम बाउंडेड बिलो कैसे चेक करेंगे। अब हम बात करते हैं कि किसी भी सीक्वेंस को हम कब कहेंगे कि सीक्वेंस हमारा बाउंडेड है और कब कहेंगे कि सीक्वेंस हमारा बाउंडेड नहीं है। मतलब अब हम स्टडी करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस की और अनबाउंडेड सीक्वेंस की। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस की। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसी सीक्वेंस जिसके पास स्मॉल के और कैपिटल के दोनों एग्जिस्ट हो। क्या है, उस सीक्वेंस के पास के स्मॉल के जो उसके लोअर बाउंड्री को देखे और कैपिटल के उस सीक्वेंस के अपर बाउंड्री मिल जाए। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि स्मॉल के लेस देन इक्वल्स टू सीक्वेंस एस एन लेस देन इक्वल्स टू कैपिटल के। ये सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट इस स्मॉल के से ग्रेटर देन और इस कैपिटल के से लेस देन इक्वल्स टू होगा। तो ये जो सीक्वेंस है, और ये किस केस में, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या है, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यदि ऐसा है तो ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के पास लोअर बाउंड्री भी है और अपर बाउंड्री भी है। दिस सीक्वेंस कंटेन्स लोअर बाउंड्री एज वेल एज अपर बाउंड्री, सो दिस सीक्वेंस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। इस सीक्वेंस के पास लोअर बाउंड्री भी है और अपर बाउंड्री भी है। ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल ये है कि सीक्वेंस एस एन इज इक्वल्स टू हमने लिया 1 2 3 4 5 और ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के पास हमें क्या है, लोअर बाउंड्री भी दिखाई दे रही है और इस सीक्वेंस के पास अपर बाउंड्री भी दिखाई दे रही है। या फिर हम यूं कहें, ये ले लीजिए -1 1 -1 1 अप टू 1। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस है, सीक्वेंस के पास यदि -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1, ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है। क्यों, क्योंकि इसकी लोअर बाउंड्री कितनी है, -1 है और इसकी अपर बाउंड्री कितनी है, +1 है। ठीक है, सीक्वेंस का हर एक एलिमेंट इक्वल है, तभी कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो लेस देन की साइन को यूज किया जाए या फिर इक्वल टू के साइन को यूज किया जाए। इसीलिए यहाँ पे लिखा जाता है लेस देन और इक्वल्स टू। लेस देन और इक्वल्स टू दोनों यदि सेटिस्फाई कर गई तब भी ठीक है, इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई तब भी ये ट्रू है। यही है मैथमेटिक्स की लैंग्वेज। ओके, तो यहाँ पे सीक्वेंस एस एन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 लेस देन और इक्वल्स टू +1। ये जो सीक्वेंस है ये हमारा बाउंडेड सीक्वेंस है। अब अनबाउंडेड सीक्वेंस किसे बोलेंगे, एक ऐसी सीक्वेंस जिसके पास या तो लोअर बाउंड्री ना हो या तो अपर बाउंड्री ना हो या फिर दोनों ना हो, ना तो उसके पास लोअर बाउंड्री हो और ना ही उसके पास अपर बाउंड्री हो। 3 केस हो सकता है अनबाउंडेड सीक्वेंस के लिए। पहला, या तो उसके पास लोअर बाउंड्री ना हो, दूसरी बात या तो उसके पास अपर बाउंड्री ना हो, तीसरा केस हो सकता है कि उसके पास ना तो लोअर बाउंड्री हो और ना ही अपर बाउंड्री, तब भी तो उसे हम अनबाउंडेड बोलेंगे। क्या है, तब भी हम उसे अनबाउंडेड सीक्वेंस का ही दर्जा देंगे। ठीक है, और बाउंडेड कब बोलेंगे, जब हमारे सीक्वेंस के पास लोअर बाउंड्री भी हो और उसके पास अपर बाउंड्री। मतलब बाउंडेड किसी भी चीज़ को आप कैसे बोलते हो, जब उसके पास लोअर लिमिट भी होती हो अपर लिमिट भी होती हो। लोअर कहाँ से चलना है, अपर कहाँ तक जाना है। ठीक है, तो इसका मतलब इसी रेंज के बीच में आपको रहना है, मतलब बाउंडेड हो गए आप। क्या है, बाउंडेड तो आप हो गए, तो इसका मतलब उसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस के अंदर भी बाउंडेड चेक की जाएगी। सीक्वेंस के अंदर लोअर बाउंड्री भी हो और अपर बाउंड्री भी हो तो वो सीक्वेंस हमारा बाउंडेड सीक्वेंस की कैटेगरी में जाएगा।
जैसा कि यहाँ पे आपने एग्जाम्पल देख लिया है। यदि यहाँ पे 1/n ले लें, क्या है 1/n ले लें, वन बाई एन ये क्या होगा 1, 1/2, 1/3 अप टू सो वन, ठीक है। और यहाँ पे जो है यदि इसको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा 0 मान लीजिए, और ये 1/2, 1/3 अप टू सो वन, ये लास्ट में 1/n होगा ना कि नहीं होगा। अब यहाँ पे जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और y में इन्फिनिटी वैल्यू आएगी 0, मतलब ये धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे ये 1 पे, फिर ये हाफ होगा 1 पे, फिर 1/2, फिर इस तरीके से आते आते क्या करेगा, ये 0 की तरफ आने की कोशिश करेगा बट आ नहीं पाएगा। क्या है 0 की तरफ ये क्या करेगा, ऐसा लगेगा कि 0 पे ही ये आ चुका है, बट ऐसा कभी नहीं होगा। ये टेंस टू करने से मिला है, क्या है ये टेंस टू करने से देखिए मिला है 0। हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि पहले 1 पे फिर 1/2 पे, इस तरीके से क्या करेगा, ये धीरे धीरे 0 के नियर आने की कोशिश करेगा और कभी भी ये 0 के ऊपर पहुंच नहीं पाएगा। और यहाँ पे जो है यदि हम बात करें तो इसकी लोअर बाउंड्री 0 के इधर तो कभी क्रॉस नहीं करेगी, तो ये क्या हो जाएगा 0 और 1 के बीच में क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। और ना तो 1 के राइट साइड जा रहा है ना तो 0 के लेफ्ट साइड आ रहा है, तो इसका मतलब 0 और 1 के बीच में क्या हो गया, ये सीक्वेंस बाउंडेड हो गई, बिल्कुल हो गई। तो इसका मतलब जो सीक्वेंस 1/n है ये हमारा कैसा सीक्वेंस है, दिस इज आवर बाउंडेड सीक्वेंस। क्या है, दिस इज आवर बाउंडेड सीक्वेंस। क्योंकि यदि हम इसके बाउंडेडनेस की बात करें तो ये जो है सीक्वेंस जो है ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 को जो है 1 सीक्वेंस का मेंबर, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी लगाएंगे। 0 सीक्वेंस का मेंबर नहीं है, लिमिट अप्लाई करने से मिल रही है, इसलिए यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगाई जाएगी। तो वो यहाँ पे ऐसा एलिमेंट 0 तो मिल रहा है जो कि क्या है, सीक्वेंस के एलिमेंट से बड़ा है, और 1 जो है सीक्वेंस का ऐसा मेंबर है जो यहाँ पे सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट से क्या है, छोटा है। मतलब 0 और 1 के बीच में सीक्वेंस क्या हो गया, बाउंडेड हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल है ये हमारा बाउंडेड सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। देखिए अब जो है हमने जैसा कि अभी बताया था कि अनबाउंडेड सीक्वेंस, अब अनबाउंडेड सीक्वेंस को एग्जाम्पल के भी थ्रू समझा देते हैं आपको। Unbounded sequence. A sequence Sn is said to be unbounded if it is either unbounded below or unbounded above or both. या तो वो जो है नीचे से बधी ना हो या फिर वो ऊपर से ही बधी ना हो, या फिर हो सकता है कि ना तो वो नीचे से बधी हो ना ही वो ऊपर से बधी हो। तो इस तरीके की जो सीक्वेंस होगी उसे हम अनबाउंडेड सीक्वेंस की कैटेगरी में जाने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें इंटीजर की, क्या है, सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर का यदि हम सीक्वेंस ले लें तो ये हो जाएगा डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो 1। ठीक है, ये सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस के पास लोअर बाउंड्री बताइए। लोअर बाउंड्री हम नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पे जो है डॉट डॉट चल रहा है, मतलब इसकी छोटी से छोटी वैल्यू हमें नहीं पता कि कौन सी छोटी वैल्यू है। और इसके राइट साइड में यदि हम अपर बाउंड्री की बात करें तो 3 के बाद भी यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है, टू सो 1 है। आगे इस तरीके से ये अपर बाउंड्री भी इंक्रीज कर रही है और लोअर बाउंड्री भी आपकी इंक्रीज कर रही है। मतलब ना तो आप अपर बाउंड सर्च कर सकते हैं और ना ही आप लोअर बाउंड इसकी सर्च कर पाएंगे। ठीक है, इसकी छोटी से छोटी वैल्यू आप नहीं सर्च कर सकते और ना ही इस सीक्वेंस की बड़ी से बड़ी वैल्यू को आप सर्च कर सकते हैं। इसलिए जो एग्जाम्पल है ये हमारा कैसा है, अनबाउंडेड सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। यदि यहाँ पे हम नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल ले लें तो इसकी लोअर बाउंड्री तो हमें पता है 1, बट इसकी अपर बाउंड्री क्या आप बता सकते हैं? जी नहीं, आप नहीं बता पाएंगे। इसकी लोअर बाउंड्री तो है बट इसकी अपर बाउंड्री नहीं है, तो इसे हम जो है किसकी कैटेगरी में लेके जाएंगे, अनबाउंडेड सीक्वेंस की कैटेगरी में लेके जाएंगे। अब नेगेटिव का नेचुरल नंबर ले लें तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 अप टू सो 1, या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं, डॉट डॉट -3 -2 -1। इसके पास जो है अपर बाउंड्री तो है -1 बट इसकी लोअर बाउंड्री नहीं है, तो लोअर बाउंड्री नहीं है मतलब ये
बाउंडेड बिलो नहीं है, बाउंडेड बिलो नहीं है तो क्या है, अनबाउंडेड सीक्वेंस है। ठीक है, इसके पास अपर बाउंड्री नहीं है तब भी ये अनबाउंडेड सीक्वेंस की कैटेगरी में गया। इसके पास जो है लोअर बाउंड्री नहीं है फिर भी ये अनबाउंडेड सीक्वेंस की कैटेगरी में गया। और ये सीक्वेंस ऐसा है जिसके पास ना तो लोअर बाउंड्री है और ना ही अपर बाउंड्री है, फिर भी ये कहाँ पे जा रहा है, अनबाउंडेड सीक्वेंस की कैटेगरी में जा रहा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि कोई भी सीक्वेंस यदि जो है बाउंडेड बिलो हो, बाउंडेड एबव ना हो तो क्या होगा, अनबाउंडेड सीक्वेंस। और कोई सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो लेकिन बाउंडेड एबव ना हो, बाउंडेड बिलो तो हो लेकिन बाउंडेड एबव ना हो तब भी उसे हम अनबाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। और कोई ऐसे सीक्वेंस जिसके पास ना तो लोअर बाउंड्री हो और ना ही अपर बाउंड्री हो फिर भी हम उसे अनबाउंडेड सीक्वेंस बोलेंगे। अब हम बात करते हैं लीस्ट अपर बाउंड की और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। और जैसा कि आपको पता है LUB लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड को हम क्या बोलते हैं, सुप्रीमम। क्या है, लीस्ट अपर बाउंड को हम सुप्रीमम बोलते हैं। और जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इनफीमम बोलते हैं। क्या है, इनफीमम बोलते हैं। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड को सुप्रीमम, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को इनफीमम। अब सुप्रीमम यहाँ पे क्या है, लीस्ट अपर बाउंड। अब देखिए पहले आप क्या कर दीजिए, कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस की जो है अपर बाउंड्री पहले देख लीजिए। अपर बाउंड्री में जो सबसे लीस्ट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, उस सीक्वेंस SN का लीस्ट अपर बाउंड। अपर बाउंड्री में जो लीस्ट होगा उसे हम लीस्ट अपर बाउंड बोलेंगे और उसे सुप्रीमम नाम देंगे। लोअर बाउंड्री निकालिए, लोअर बाउंड्री में जो ग्रेटेस्ट होगा उसे हम इनफीमम नाम देंगे। क्या है, लोअर बाउंड्री में जो ग्रेटेस्ट होगा उसे हम इनफीमम नाम देंगे और जो अपर बाउंड्री में सबसे लीस्ट होगा उसे हम सुप्रीमम नाम देंगे। तो ये चीज़ें जो है आपकी कभी कभी लीस्ट अपर बाउंड के फॉर्म में पूछ ली जाती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के फॉर्म में पूछ ली जाती है, या फिर इसी बात को सुप्रीमम और इनफीमम में पूछ लिया जाता है। तो यदि ऐसा कर दिया जाता है तो आप क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज कि लीस्ट अपर बाउंड का मतलब इनफीमम तो नहीं है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब सुप्रीमम तो नहीं है। इस तरीके से इसका अपोजिट आप कनेक्शन कर देते हैं और जो आपका क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाता है। देख लीजिए, जो लीस्ट अपर बाउंड है वो सुप्रीमम है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हमारा इनफीमम होता है। ठीक है, देखिए लास्ट में ये है कि मान लीजिए कि कोई रेंज सेट है। क्या है, रेंज सेट यदि आपका फाइनाइट आता है तो वो जो सीक्वेंस होगा आपका दिया हुआ वो क्या होगा, बाउंडेड सीक्वेंस होगा। क्यों कि रेंज सेट के पास यदि फाइनाइट एलिमेंट आ गए तो इसका मतलब उस सीक्वेंस के पास लोअर बाउंड्री भी रही होगी और उसके पास अपर बाउंड्री भी रही होगी। ठीक है, तो लोअर बाउंड्री भी है सीक्वेंस के पास, अपर बाउंड्री भी है, तभी तो रेंज सेट में उसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आए हुए हैं। यदि रेंज सेट के पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो वो जो रेंज सेट है, रेंज सेट फाइनाइट देख लिया हमने, और रेंज सेट को फाइनाइट देखते के साथ हम डायरेक्ट ये बताएंगे कि जो सीक्वेंस है वो हमारा बाउंडेड सीक्वेंस होगा। ठीक है, और ये जो है आपने रेंज सेट के बारे में कंप्लीट स्टडी की। आपने देखा कि बाउंडेड एबव सीक्वेंस को कब बोलेंगे, बाउंडेड बिलो कब बोलेंगे, और बाउंडेड सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस को हम कब बोलेंगे। अनबाउंडेड सीक्वेंस की भी आपने स्टडी की। लीस्ट अपर बाउंड को भी आपने देखा कि सुप्रीमम नाम से डिनोट करेंगे और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को हम इनफीमम नाम देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने डिस्कस की। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके।